नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में पाठ ल्हासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनोला था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। पाठ ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत जिसमें लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा के अनुभवों का वर्णन करता है। लेखक द्वारा की गई यात्रा जो नेपाल से तिब्बत की ओर की गई थी, नेपाल के रास्ते से तिब्बत की ओर की गई थी, उसमें लेखक ने क्या क्या अनुभव किया, वहाँ के रास्ते कैसे थे, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, इन सब का वर्णन, तिब्बती समाज का वर्णन, इन सब के बारे में पाठ ल्हासा की ओर में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिंगप्रोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। हम यहाँ पर लेखक के लिए आया है और लेखक और उनके साथी जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और औरतें पर्दा भी नहीं करती है। मतलब यहाँ पर इस पंक्ति में लेखक जो है वो तिब्बत के समाज की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था कैसी है कि जाति पाति छुआछूत में विश्वास वो नहीं रखते हैं और औरतों को भी पर्दे में रहने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी घर की बहू या सासू आपको अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मतलब यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से अपरिचित लोग जो हैं उनका भी पूरी तरह से मान सम्मान किया जाता है। चाहे घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई अपरिचित व्यक्ति भी आकर यदि कोई खाने पीने की वस्तु मांगता है तो बड़े ही आदर सम्मान के साथ उसे देती हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोंगला से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब एक नाम और आया है यहाँ पर, सुमति। अब सुमति कौन है इसके बारे में आगे पाठ में पढ़ेंगे। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यहाँ पर फिर हम जो है वो लेखक और उसके साथियों के लिए आए हैं। साथियों में लेखक और उनका एक साथी सुमति जो है उसके बारे में बताया गया है, जो कि उनको तिब्बत की यात्रा करवाने के लिए ले गया था अपने साथ। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर हम आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे।
बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग यहाँ पर मदिरा को बोला गया है कि तिब्बती लोग जो है वो शाम के समय पर इसे पी लेते हैं, जिसके बाद वो अपने होशो हवास में नहीं रहते और किसी भी अपरिचित व्यक्ति को नहीं पहचान पाते। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। यहाँ पर उसकी भौगोलिक दिशाओं का वर्णन किया गया है, जिस स्थान का नाम है डांडरे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। मतलब जो स्थिति वहां की है वो बिल्कुल निर्जन स्थान है। वहां पर यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो भी जाए तो उसकी परवाह कोई नहीं करता। डकैत पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। वहां पर डाकुओं का जो है वो स्थान है, तो वहां से यदि कोई यात्रा करने के लिए निकलता है तो वो हमेशा डर के साए में रहता है कि किसी भी समय जो है डाकू मिल सकते हैं और किसी भी समय जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला हो सकता है। तो डाकू सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले आदमी को मार देते हैं और उसके बाद जो है उसके पैसा है या नहीं ये सब कुछ देखा जाता है। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण मतलब इससे पता लगता है कि वहाँ की सामाजिक अवस्था में जो हथियार के लिए कोई कानून नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने पास हथियार जो है वो रख सकता है। इसीलिए लेखक जो है यहाँ उदाहरण की तरह कह रहे हैं कि लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते। जैसे घर घर में लाठियां होती हैं, ऐसे वहाँ लोगों के पास पिस्तौल और बंदूक है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। अब यहाँ पर यह बताया गया कि डाकू पहले क्यों मार देते हैं। यदि ना मारे तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास से पिस्तौल या बंदूक हो सकती है, तो हो सकता है वो डाकू को पहले मार दे। इसलिए डाकू मिलते ही पहले व्यक्ति को मारते हैं, उसके बाद उसकी तलाशी लेते हैं। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। इन्होंने भिखमंगे का वेश धारण किया हुआ था और जहीं कहीं जैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। मतलब लेखक जो है वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने भिखमंगों का वेश बना रखा था, तो इसलिए उन्हें डाकुओं से शायद इतना खतरा नहीं था कि डाकुओं को पता है कि भीख मांगने वालों के पास तो पैसे होंगे नहीं। ये तो वो भिखमंगे के वेश में जहाँ भी देखते कि कुछ खतरा है वहीं पर ही टोपी उतार कर और वहाँ का जो कुची कुची नाम का जो कहना है उसे बोलते और वहाँ से दया की भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 हजार मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े लेंगे। तो दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडरे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडरे के ऊपर जा पहुंचे। अब लेखक जो है वो डांडरे की तरफ चले गए, घोड़ों पर सवार होकर वे डांडरे की तरफ पहुंच गए। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। अब ये प्रश्न जो है आ सकता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसकी, तो 17 से 18 हजार फीट। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण यानी दक्षिण, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। अब इन पंक्तियों में वो डांडरे की भौगोलिक दिशा का वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व की तरफ क्या देखने को मिलता था, उत्तर की तरफ कैसी बर्फ वाली चोटियां देखने को मिल रही थी, इन सब के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च स्थान पर डांडरे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जैसा कि वहां पर धार्मिक उनका जो रीति रिवाज रहे होंगे, तो वहां के जो देवता हैं उनके ऊपर इन सबको चढ़ाया जाता था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। जैसे कि सब जानते हैं कि चढ़ाई जो होती है वो मुश्किल होती है, लेकिन उतरना जो है वो आसान होता है।
शायद दो एक सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यहाँ मेरा जो है वो लेखक के लिए है, लेखक राहुल सांकृत्यायन के लिए, जो वो कह रहे हैं कि उनका घोड़ा जो है वो थोड़ा धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। मैं दोकिनो वगस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे यानी अलग अलग हो रहे थे। एक जगह पर जहाँ पर दो रास्ते जा रहे थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों से, उसका घोड़ा धीरे चल रहा था तो अपने दोस्तों से थोड़ा पीछे रह गया। अब जब वो अपने दोस्तों से पीछे रह गया तो रास्ते, जहाँ पर दो अलग अलग रास्ते जा रहे थे, तो वहाँ पर उसे समझ नहीं आया कि कौन सा रास्ता ले। तो वह बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। अब वो 1.5 मील जो है बाएं रास्ते पर चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति और उनके अन्य साथी जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे वो अपने सही रास्ते पर गए थे। लेखक जो है उनसे पिछड़ गया था क्योंकि उसका घोड़ा जो है वो धीरे चल रहा था। घोड़ा थोड़ा सुस्त था, इसलिए अब वो वापस आए और फिर उसके बाद सुमति उन्हें इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो पूरे गुस्से में था। मंगोल यहाँ पर कौन है? सुमति, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो सुमति जब इतनी देर से उनका इंतजार कर रहा है तो वो वैसे ही पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। अब वो उनका मित्र था तो लेखक ने उसे मनाने का रास्ता ढूंढ ही लिया और ये भी देखा कि सुमति जितनी जल्दी गुस्से में आता है उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाता था। यहाँ सुमति की विशेषता भी बताई जा सकती है। प्रश्न आ सकता है कि सुमति का स्वभाव कैसा था, तो हम उसमें भी ये पंक्ति लिख सकते हैं। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहाँ यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम टिंडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम है टिंडरी समाधि गिरी। इसमें प्रश्न आ सकता है कि टिंडरी समाधि गिरी क्या है, तो इसमें हमें बताना होता है कि जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू था उसमें छोटी सी पहाड़ी जो मैदान के भीतर थी उसे बोला गया है टिंडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। अब जैसे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सुमति वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो वो बौद्ध धर्म के लोगों के पास वहां जाता था। बोध गया से जो गंडे लाते थे उन्हें वहां पर वो बांटता था। लेकिन लेखक को लगा कि यदि ऐसा ही चला तो ये हफ्ता भर है यहाँ पर ही लगा देगा, इसलिए उसने कहा कि जिस गाँव में हम ठहरेंगे वहीं पर ही गंडे बांटना, लेकिन इधर उधर मत जाना। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही जल्दी होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुख करके चल रहे हैं। ललाट यानी माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहता था, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। ये एक जगह का नाम है शेखर विहार। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों या विहारों में, जैसे ये बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के मठ होते हैं, उसमें चला जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं।
खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब उनका नाम है नमसे। बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। अब वो एक मंदिर था वहां पर बौद्ध धर्म का, जिसमें कि लेखक जो है रुक गए और वहां उन्होंने देखा कि बुद्ध वचन जो है हस्तलिखित 103 पोथियां लगी हुई हैं, और इन्होंने भी वहीं पर अपना आसन जमा लिया, क्योंकि इन्हें पढ़ने का शौक था। तो इन्होंने वो बुद्ध वचन की हस्तलिखित जो पोथियां थी उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सेर यानी वजन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब लेखक, क्योंकि उनके पास अपना समय काटने के लिए उनके पास बुद्ध वचन हस्तलिखित की 103 पोथियां थी, तो अब उन्हें कोई एतराज नहीं था कि सुमति कहीं पर भी जाए। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं पुस्तक के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। अब लेखक को लगा था कि अब सुमति गया है तो जाकर अपने दूसरे जगह पर भी गांव में डंडे जो है वो बांट कर ही आएगा। और लेखक जो है वो वैसे ही पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थे, उन्हें पुस्तक पढ़ने में मजा आ रहा था, तो वो वैसे भी चाहते थे कि सुमति अब कुछ दिनों के लिए चला जाए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए, क्योंकि सुमति को पहले ही लग रहा था कि लेखक जो है वो गुस्से में आ जाएंगे यदि मैं ज्यादा समय लगाऊंगा, तो इसलिए वो उसी दिन दोपहर बाद वापस आ गए। टिंडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया। भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम चल पड़े। अब जहां उन्होंने पहुंचना था टिंडरी गांव में, उन्होंने अपने वहां पर जाने के लिए अपना अपना सामान उठाया और वहां पर जाने के लिए उन्होंने यात्रा जो है वो अपनी चल पड़ी। वो वहां से निकल लिए।